वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में हाँ आज चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन, बल एवं गति। और इसमें जो टॉपिक्स हम इस लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, इम्पल्स आवेग और इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, रेखीय गति के समीकरण, फिर सम एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑन इम्पल्स यानी आवेग के कुछ अनुप्रयोग या उदाहरण। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। इम्पल्स या आवेग। When a force acts on body, when a force acts on a body for time interval or some time interval, then multiplication of force and time interval is called impulse of the body। यानी जब कोई अधिक परिमाण का बल थोड़े समय अंतराल में वस्तु पर लगता है तो इस दशा में बल एवं समय अंतराल यानी बल जितने समय तक लगा है के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। कोई भी बल जब किसी बॉडी पर लगता है तो वह बल जितने टाइम तक लगता है उस टाइम इंटरवल को हम बल से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बल का आवेग या इम्पल्स कैलकुलेट हो जाता है। यानी इफ ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन बॉडी फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन यदि कोई बल एफ डेल्टा टी समय अंतराल के लिए वस्तु पर लगता है तो इम्पल्स ऑफ फोर्स एफ यानी बल का आवेग I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। चूंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगा। और इम्पल्स यानी आवेग की दिशा वही होती है जो फोर्स की दिशा होती है, तो बल की दिशा में ही इम्पल्स लगता है। और इम्पल्स में हम फोर्स में टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दें, इम्पल्स मिल जाता है। और हम क्या जानते हैं, सिंस एफ इक्वल टू एम ए, न्यूटन के नियम से ए क्या है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो एम डेल्टा वी अपान डेल्टा टी ये फोर्स है, और फिर हम डेल्टा टी को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो एफ इंटू डेल्टा टी क्या है, इम्पल्स है। तो इस तरह से एम डेल्टा वी क्या है, संवेग में परिवर्तन यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये डेल्टा पी लिखेंगे। इस तरह से आई इक्वल टू डेल्टा पी या एफ इंटू डेल्टा टी या एम इंटू डेल्टा वी। तो ये सब इम्पल्स के फार्मूले हैं। तो इस तरह से इम्पल्स हम क्या करेंगे, हेंस इम्पल्स गिवन टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। यानी किसी वस्तु को दिया गया आवेग उसमें उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो वस्तु के संवेग में जितना परिवर्तन होगा वो उस फोर्स को का इम्पल्स कहलाता है यानी आवेग। किसी वस्तु को दिया गया आवेग उसमें उत्पन्न संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। इस तरह से हम यूनिट इम्पल्स का सेम ही है जैसे मोमेंटम है, तो संवेग का जो यूनिट है वही इम्पल्स का है, क्या, केजी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशनल फार्मूला mL⁻⁻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 ⁻
अब हम इसमें दो मासेस की टक्कर के लिए देखते हैं। दो मासेस m1 और m2 हैं जो कि आपस में टकरा गए हैं। इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत काम करता है, क्योंकि इन दोनों मासेस का जो कंबाइंड सिस्टम है इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। इटसेल्फ ये मासेस इंटरनल फोर्स F12 और F21 एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के लगने के कारण मान लेते हैं ये दोनों फोर्सेस डेल्टा टी टाइम तक लगते हैं। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण इम्पल्स क्या आएगा, F12 इंटू डेल्टा टी। ये पहले बॉडी के फोर्स के कारण इम्पल्स आ गया और ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो डेल्टा P1 हो गया। इसी तरह से डेल्टा P2 F21 इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम संवेग संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0। तो जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए। तो कंजर्व करने के लिए चूँकि कोलिजन में हमारा मोमेंटम कंजर्व है, तो इसलिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब डेल्टा P1 की वैल्यू रखेंगे डेल्टा P2 की F12 इंटू डेल्टा टी प्लस F21 इंटू डेल्टा टी। अब इसमें से डेल्टा टी कॉमन लेके राइट साइड में ले जाएंगे इसको, तो F12 प्लस F21 इक्वल टू 0। F21 को राइट साइड ले जाएंगे, माइनस हो गया, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो इस तरह से
ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। F12 और F21 इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, यानी इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कोलिजन में ये जो फोर्स लगेंगे ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे। यही कहलाता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने यहाँ पर पहुँच गए वहाँ तक कोलिजन में। अब इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, रेखीय गति के समीकरण। रेखीय गति के समीकरण हम u को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी मानते हैं, तो प्रारंभिक वेग u से लिखा जाता है, v से फाइनल वेग या अंतिम वेग लिखा जाता है वस्तु का, a एक्सेलरेशन त्वरण, s डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, t टाइम या समय। तो रेखीय गति के जो समीकरण है, पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे रेखीय गति के समीकरण हैं, इनका उपयोग हर जगह होता है, तो इनको सब लोग रिमेंबर कर लेंगे। ये 3 इक्वेशन जो कि रेखीय गति के हैं, सबसे बेसिक इक्वेशन है लॉ ऑफ मोशन, और ये हर जगह अप्लाई होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, आवेग के अनुप्रयोग या एग्जाम्पल्स। तो पहला अनुप्रयोग हम देखते हैं, व्हाई इज इट डेंजरस फॉलिंग ऑन हार्ड सरफेस देन द सॉफ्ट सरफेस, यानी सख्त सतह पर गिरने पर नर्म सतह से अधिक खतरनाक या खतरा क्यों होता है। सख्त सतह पर गिरना खतरनाक होता है, जबकि नर्म सतह पर गिरने पर खतरा कम होता है या चोट कम लगती है। तो इसका रीजन, इसमें 2 सिचुएशन हम देखते हैं, पहले हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस। तो हम पहले ये सिचुएशन देखते हैं, इन एनी मास, इफ एनी मास m starts falling with velocity v1 and reaches with velocity v2 at the surface। इस तरह से किसी द्रव्यमान m जो कि इनिशियली यहाँ पर है v1 वेग से गिरना प्रारंभ करता है, यहाँ से v1 वेग से गिरना प्रारंभ करता है, v2 वेग से सतह पर टकराता है। तो इस कारण से इसका मोमेंटम यहाँ पर mv1 हो गया और यहाँ पर mv2। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल टू mv2 माइनस v1। तो ये बॉडी के मोमेंटम में परिवर्तन हो गया, चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन है, 2 सिचुएशन चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन के लिए हमने यहाँ लिख दिया डेल्टा p इक्वल टू p2 माइनस p1 यानी mv2 माइनस v1। अब यहाँ 2 सिचुएशन है, दोनों केस में पहले हम हार्ड सरफेस पर यानी सख्त सतह पर कंसीडर करेंगे। ऑन हार्ड सरफेस मास सडनली स्टॉप्ड, यानी वस्तु या द्रव्यमान जैसे ही हार्ड सरफेस पर यानी सख्त सतह पर गिरेगा, अचानक से सतह द्वारा रुक जाता है। अचानक से रुकने में जो टाइम लगता है वो डेल्टा टी लगभग 0 होता है। तो अचानक से रुकने का मतलब है टाइम इंटरवल का मान बहुत ही कम, अत्यंत सूक्ष्म टाइम इंटरवल होता है जिससे वस्तु रुक जाती है। तो इस पर कार्यकारी इम्पल्स कितना होगा। ये इम्पल्स जो सतह है हार्ड सतह उसके द्वारा लगाया जाएगा, यानी हार्ड सतह वस्तु को रोकने के लिए बल आरोपित करेगी। इस बल का मान डिपेंड करता है कि संवेग में परिवर्तन कितना है। डेल्टा पी और इम्पल्स दोनों को बराबर करेंगे तो इस बल का मान निकलेगा F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। तो F का मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि डेल्टा पी मालूम है और डेल्टा टी मालूम है। डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और डेल्टा टी चूंकि हार्ड सरफेस के केस में हमने देखा इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, अत्यंत सूक्ष्म है, इस कारण से फोर्स का मान अत्यधिक हो जाएगा। Thus, for very narrow time interval delta t is nearly 0, force F will be larger or very large। अतः बहुत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t इक्वल टू 0 के लिए बल F का मान, ये बल F कौन लगाएगा, जो हार्ड सरफेस है उसके द्वारा वस्तु पर लगता है, तो ये बल F का मान बहुत अधिक होगा। जो स्टॉपिंग फोर्स है उसका मान बहुत अधिक होगा, जिससे सतह पर गिरने पर चोट लग सकती है, खतरनाक हो सकता है। तो बल जितना ज़्यादा लगेगा वस्तु में उतना ही डैमेज या उतना ही खतरा होगा। तो इस कारण से अत्यधिक हार्ड सरफेस पर गिरने पर खतरा यानी चोट लगने का खतरा अत्यधिक होता है। इसके विपरीत सॉफ्ट सरफेस पर क्या होगा, ऑन सॉफ्ट सरफेस
मास स्टॉप्स वेरी स्लोली, यानी डेल्टा टी विल बी लार्जर। तो हम ये जानते हैं कि नर्म सतह पर अगर द्रव्यमान गिरता है तो वह धीरे धीरे रुकता है, थोड़ी दूर तक नर्म सतह पर अंदर जाता है। जैसे हम गद्दे या बालू पर गिरते हैं तो क्या होता है, वो हम धीरे धीरे स्टॉप होते हैं, कुछ देर तक हमारा वेग कुछ देर बाद स्टॉप होता है। तो इस कारण से जो टाइम इंटरवल है उसका मान अधिक हो जाता है। टाइम इंटरवल पहले की अपेक्षा, हार्ड सरफेस की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टाइम इंटरवल ज़्यादा होने से F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल के ज़्यादा होने से स्टॉपिंग फोर्स F का मान कम हो जाता है। स्टॉपिंग फोर्स F का मान कम होने से क्या होगा, दस लार्ज टाइम इंटरवल डेल्टा टी फोर्स विल बी वेरी लेस, यानी बहुत लंबे समय अंतराल डेल्टा टी के लिए जो स्टॉपिंग फोर्स है, वस्तु को रोकने वाला फोर्स है, बल F का मान बहुत कम होता है, जिससे नर्म सतह पर गिरने पर चोट कम लगती है। यानी बल स्टॉपिंग फोर्स जितना कम होगा उतना ही खतरा कम होगा चोट लगने का। तो इस कारण से नर्म सतह पर गिरने पर स्टॉपिंग फोर्स के कम होने के कारण चोट का हमारी जो चोट होती है वो कम लगती है, जबकि हार्ड सरफेस पर गिरेंगे तो बहुत ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि वहाँ स्टॉपिंग फोर्स का मान अत्यधिक है, टाइम इंटरवल बहुत कम होने के कारण। इसके और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए क्रिकेटर और क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड जस्ट बिफोर कैचिंग द बॉल, यानी गेंद पकड़ते समय क्रिकेटर अपने हाथ को गेंद के साथ पीछे खींचता है या पीछे कर लेता है। तो जब भी कैच पकड़ते हैं क्रिकेटर, वो अपने हाथ को, जब बॉल आ जाती है हाथ में, तो हाथ को धीरे धीरे पीछे करते रहते हैं और पीछे करके तब बॉल को पकड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉल को स्टॉप करने का जो टाइम है वो बढ़ जाता है काफ़ी। अगर सीधे बॉल को कैच कर लें तो क्या होगा, बॉल अचानक से रुक जाएगी और हाथ में बहुत ज़्यादा बल लगने के कारण, अचानक से रुकने से बहुत ज़्यादा बल लगेगा स्टॉपिंग फोर्स, और जिस कारण से हाथ डैमेज हो सकता है। अगर बॉल को हम पकड़ते समय हाथ को पीछे कर लेते हैं तो इस प्रक्रिया में लगभग 1 सेकंड या इससे भी ज़्यादा लग सकता है, तो फोर्स का मान काफ़ी कम हो जाता है। स्टॉपिंग फोर्स जो होगा उसका मान काफ़ी कम हो जाएगा और हाथ में जो चोट लगनी है वो बहुत कम मात्रा में लगेगी या लगेगी ही नहीं। तो इस कारण से जब भी क्रिकेटर गेंद पकड़ते हैं तो हाथ को हमेशा पीछे खींचते हैं गेंद को पकड़ते समय, और फिर कुछ देर बाद हाथ को स्टॉप कर देते हैं। इससे जो बॉल है उसमें, उसके कारण हमारा जो बॉल का जो संवेग है उसको हमें जीरो करना होता है स्टॉपिंग फोर्स लगा के। इस कारण से स्टॉपिंग फोर्स जितना कम मात्रा में लगेगा उतना ही कम हमारे हाथ में बॉल के कारण डैमेज होगा और हम आसानी से कैच पकड़ सकते हैं। इसके अलावा शॉक एब्जॉर्बर, झटकों को शांत करने वाले यंत्र, ये गाड़ियों में लगे होते हैं। शॉक एब्जॉर्बर सड़क पर चलते समय जो भी शॉक हमारे टायर या व्हील के थ्रू आता है वो शॉक एब्जॉर्बर्स की मदद से वो शांत कर दिया जाता है, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर्स वो धीरे धीरे जो व्हील के कारण मोमेंटम है यानी इम्पल्स जनरेट हुआ उसको धीरे धीरे शांत करते हैं। तो इस कारण से जो स्टॉपिंग फोर्स है वो बहुत कम मात्रा में लगेगा और इससे हमें कम झटके लगेंगे। इसके अलावा एयर बैग इन कार टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, यानी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कार में एयर बैग का प्रयोग किया जाता है। तो कार या गाड़ियों में दुर्घटनाओं से बचने के लिए एयर बैग का इस्तेमाल करते हैं। एयर बैग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इनसे जब भी व्यक्ति टकराएगा तो वो तुरंत नहीं रुकेगा। अगर हम कार की बॉडी से टकराते हैं तो हम तुरंत रुक जाते हैं। इस कारण से स्टॉपिंग फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ऊपर लग जाएगा और फिर ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगेगा तो हमें चोट ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। जबकि एयर बैग से हम टकराएंगे तो एयर बैग क्या करता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो वो हमें धीरे धीरे रोकता है। धीरे धीरे रोकने से क्या होगा, जो टाइम इंटरवल है उसका मान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से जो स्टॉपिंग फोर्स की मात्रा है वो कम हो जाती है। कम फोर्स से हम रुकेंगे तो हमें चोट लगने के चांसेस बहुत कम होंगे या नगण्य होंगे। इससे हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम इम्पल्स का एप्लीकेशन यहाँ किया जाता है। तो फोर्स, जो स्टॉपिंग फोर्स है
रुकने वाला फोर्स, रोकने वाला, उसको हम कम से कम रखते हैं। इस कारण कम से कम रखने के लिए हमें टाइम इंटरवल को बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम इंटरवल को बढ़ाने के लिए हमें जो हमारी सरफेसेस हैं वो नरम होनी चाहिए। यानी फ्लेक्सिबल सरफेसेस पर गिरने से चोट बहुत कम लगती है, जबकि हार्ड सरफेस पर गिरने से चोट बहुत ज़्यादा लगती है।